राजस्थान देख रहे हैं आप, दोपहर के 12 बजने वाले हैं और अंता उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। मोरपाल सुमन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे अंता से, यानी अंता में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया, बीजेपी से मोरपाल सुमन और उधर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके, नामांकन भर चुके नरेश मीणा त्रिकोणीय मुकाबले में कांटे की टक्कर दे सकते हैं। अंता उपचुनाव पर इस बार सभी की नजर रहने वाली है। जबरदस्त ये मुकाबला हो सकता है। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए फिलहाल अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। मोरपाल सुमन बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। अंता सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। नरेश मीणा निर्दलीय नामांकन भर चुके हैं। प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और अब बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अंता विधानसभा उपचुनाव से संबंधित बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। मोरपाल सुमन भारतीय जनता पार्टी के अंता उपचुनाव में प्रत्याशी होंगे। ब्रजेश परेता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, कहाँ पर मौजूदगी है आपके पीछे? कुछ लोग मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला इस बार अंता में होने वाला है। बहुत दिलचस्पी लोगों के अंदर भी होगी। क्या माहौल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल। इस वक्त हम बीजेपी का जो कार्यालय है बारागा, वहाँ पर मौजूद हैं और बीजेपी ने अंतर विधानसभा सीट से मोरपाल सुमन को उतारा, इन पे विश्वास जताया है और हमारे साथ अभी मौजूद हैं। कुछ ही समय में हम उनसे जुड़ते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के ये जो है पार्टी के हैं और हम इनसे बात करते हैं, पहले जान लेते हैं कि इनके क्या मोटिव रहेगा। जी आगे जो आगामी चुनाव में पार्टी ने आपको विश्वास जताया है, अब आपका क्या रहेगा? मैं जनता के लिए काम करूंगा, आप दिन मेहनत करूंगा, 36 कौम को साथ देकर के चुनाव लड़ूंगा। मैं 33 साल से पार्टी का काम कर रहा हूँ। आज तक मैंने कभी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेरे चरित्र पर दाग लगे, किसी प्रकार की कोई लांछन लगाओ। मैं 33 साल से यही काम कर रहा हूँ, पार्टी के चरणों में काम करता हूँ, जनता के चरणों में काम करता हूँ। आम जनता मेरे लिए मेरे भगवान ने 36 कौम को मैं हमेशा साथ लेके चला हूँ। मेरे ऊपर किसी जातिवाद का कोई लांछन नहीं है। आज तक के जितने भी चुनाव लड़े, मैं बिना समाज के जहाँ दरखास्त होती वहां से मुझे पार्टी ने दिया है, मुझे चुनाव जिताया पार्टी। जी, अब जैसे कि अंता में ये उपचुनाव हो रहा है, 2 साल में बाद फिर से चुनाव है। अब जो लोग हैं, वहाँ के लोग हैं और पहले के जो विधायक थे उन पे आरोप थे, वो जेल चले गए। आपकी ही की पार्टी कहते हैं, आप लोगों का जैसे आपके लिए मुकाबला कठिन होगा, उसके लिए क्या कर पाएंगे आप? सबसे पहले तो मैं कहूँगा गौरवलाल जी पे कोई आरोप नहीं था। वो आम कार्यकर्ता के लिए लड़े थे। ऐसा नहीं है ये जानबूझ के कोई उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई उनके ऊपर ये लांछन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। हर नेता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जान लगाता है, हमेशा लड़ता है। यही तो नेता की पहचान है। वो कार्यकर्ता के लिए काम नहीं करेगा, उसके लिए खड़ा नहीं रहेगा तो कार्यकर्ता उसको क्यों नेता क्यों मानेगा? मेन बात तो ये। तो कंवरलाल जी ईमानदार आदमी थे, उनपे कोई लांछन नहीं था, लेकिन कार्यकर्ताओं के चक्कर में वो भी अधिकारियों से और ऐसा मामला हो गया। अभी आप प्रधान में, आपकी पत्नी भी सरपंच है, प्रशासक है, आपने जो विकास कार्य किए हैं प्रधान के रहते हुए, बताइए थोड़ा सा। मैं अभी जहाँ प्रधान हूँ, 12 पंचायत समिति, 26 पंचायत है और ऐसी कोई पंचायत नहीं है जिसमें मैंने विकास कार्य के लिए राशि नहीं दी हो। मैं सबको साथ लेकर चलने वाला हूँ। हर पंचायत में मैंने राशि दी है। भेदभाव करके मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ मैं पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि हर पंचायत में भाजपा कार्यकर्ता है और गरीब कार्यकर्ता है, उनके लिए मैंने राशि। पार्टी ने बहुत विलंब कर दिया टिकट आते आते और मंथन किया गया, लंबा चौड़ा मंथन चला, इसके पीछे क्या मानते हैं, क्या? अभी तो पार्टी का काम है साहब, जब तक सही जानकारी नहीं हो पाएगी और अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल पाया होगा पार्टी ने, पता नहीं, मैं इस बात को नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मैं शुरू से पार्टी कर रहा हूँ और पार्टी ने मेरे को विश्वास किया है। मैं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय भजन लाल जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, माता जी राठौड़ का
जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे महारानी साहिबा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, यहाँ के सांसद हमारे जिलाध्यक्ष जी और यहाँ की आम जनता जो 36 कौम है, जिसका मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मैं उनके दम पे मुझे टिकट मिला है। जी, ये बीजेपी के जो कैंडिडेट उतार इनसे बात करी है और इन्होंने बताया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में इन पर विश्वास जताया है। तो मोरपाल सुमन से बातचीत कर रहे थे हमारे संवाददाता ब्रजेश। उधर शशि मोहन हमारे डिप्टी एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। शशि, त्रिकोणीय मुकाबला अंता विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग इस बार रहने वाला है। उधर प्रमोद जैन भाया, इधर अब मोरपाल सुमन, और इससे पहले जो एक्स फैक्टर इस चुनाव में रह सकते हैं नरेश मीणा, तमाम समीकरणों को बिगाड़ भी सकते हैं इन दोनों ही पार्टियों के। क्या कुछ एनालिसिस आपका है फिलहाल इस चुनाव में? देखिए, पार्टी ने एक बहुत नए प्रत्याशी को, नए चेहरे को यहाँ टिकट दिया है, मोरपाल सुमन। हालांकि नया चेहरा प्रदेश व्यापी नजरिए से है, लेकिन स्थानीय स्तर की बात करें तो 12 पंचायत समिति के प्रधान हैं, उनकी पत्नी खुद सरपंच है, तो पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए जनता से डील करने का अनुभव तो है ही, लोगों के बीच में रहते ही हैं। लेकिन जब प्रमोद जैन भाया, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं 2 बार अशोक गहलोत के साथ में, ऐसा जब चेहरा होता है, सामने नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है, तो पार्टी ये सोच रही थी कि या तो इतना बड़ा चेहरा उतारा जाए जो प्रमोद जैन भाया का मुकाबला कर सके, उनके बराबर की टक्कर का हो, या फिर ऐसा चेहरा उतारा जाए जो बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता जैसा लगे। अलग अलग दौर की बातचीत चली। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गृह क्षेत्र माना जाता है 12 झालावाड़, उनके पुत्र दुष्यंत सिंह खुद यहाँ से सांसद हैं। ऐसे में उनकी राय को तवज्जो देना लाजमी था। और जब नंदलाल सुमन के नाम पर बात नहीं बनी, प्रभुलाल सैनी जो पूर्व मंत्री हैं, वो भी वसुंधरा राजे के घर गए, उनसे मुलाकात के लिए गए। हालांकि प्रभुलाल सैनी वसुंधरा राजे के दोनों मुख्यमंत्रित्व काल में उनके कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां हो गई थी, और इन दूरियों का खामियाजा प्रभुलाल सैनी को उठाना पड़ा। और प्रभुलाल सैनी वसुंधरा राजे से मिले, सारी नाराजगी दूर करने की कोशिश की, लगभग नाराजगी दूर भी हो गई, लेकिन फिर भी वसुंधरा राजे का कहना था कि टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो बहुत जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हो। प्रमोद जैन भाया के मुकाबले लोगों को ऐसा लगे, आम जनता को, कि उनके बीच का व्यक्ति है। बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं मोरपाल सुमन, और ऐसी पृष्ठभूमि से जो पार्टी के संगठन में तो लगातार सक्रिय रहे हैं, लेकिन बहुत हाईलाइटेड नहीं रहे हैं। ऐसे में संगठननिष्ठ भी है, जैसा अभी मोरपाल सुमन बता रहे थे, और आपने देखा जब सहयोगी ब्रजेश उनसे बातचीत कर रहे थे तो बैकग्राउंड में उनके जो पोस्टर लगा हुआ था उनके यहाँ पर, उसमें वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह जो सांसद हैं उनको प्रमुखता से दिखाया गया था। तो वहां 12 अंता झालावाड़, ये जो 12 और झालावाड़ दोनों जिले हैं, और खासतौर से जहां अंता सीट पर उपचुनाव हो रहा है, वहां प्रो वसुंधरा राजे या वसुंधरा राजे का लॉयलिस्ट होना भी एक लोगों के मन में एक विशेष योग्यता हो जाती है कई बार कैंडिडेट की, और ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला। इसलिए पार्टी ने मोरपाल सुमन के नाम पर मोहर लगाई। पार्टी की ये कोशिश है कि सभी एकजुट होकर के, जैसा कि मदन राठौड़ कहते हैं, एक मुखी होकर चुनाव लड़ेंगे, तो उस एकता के सूत्र में पिरोने के लिए ऐसा चेहरा लाना जरूरी है। ठीक है शशि, मैं लौटूंगा आपके पास, और बहुत आसान भाषा में हमारे डिप्टी एडिटर ने आपको समझाया क्यों आखिर बीजेपी ने मोरपाल सुमन पर दांव खेला है। मैं लौटूंगा शशि आपके पास, कंटिन्यू करेंगे इस बातचीत को। उधर ब्रजेश के पास हम लोग वापस जरा लौटते हैं। ब्रजेश, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी बिल्कुल, मैं बता देता हूं कि अब जैसे ही मोरपाल का जो टिकट फाइनल हुआ है, उसके बाद भाजपा खेमे में यहाँ पर खुशी की लहर है, और जो मोरपाल है उसके पास भाजपा कार्यकर्ताओं का लगातार पहुंचना शुरू हो गया है, और उनको बधाइयों का दौर जारी है। हालांकि ये चुनाव अब 11 तारीख को होगा और 14 को परिणाम आएगा, लेकिन एक तरह से जहां भाजपा के द्वारा विलंब से टिकट करना भी थोड़ा सा माना जा सकता है कि भाजपा ने थोड़ी देरी कर दी टिकट देने में। नहीं, लेकिन ब्रजेश, भाजपा का तो ये तरीका ही रहा है, हमेशा वेट एंड वॉच की स्थिति में बीजेपी कई बार रहती है, और अक्सर हम देखते हैं कि सूची जारी करने में बीजेपी हमेशा अंतिम पायदान पर होती है। और लेकिन शशि, ये पैतरा उनका काम आता है
क्योंकि सूची अंत में जारी करते हैं लेकिन परिणामों में सबसे अव्वल काफ़ी बार अब बीजेपी आती रही है चुनावों में। तो ये जो ब्रजेश ने बात कही कि काफ़ी देर कर दी बीजेपी ने, इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है इस पर्टिकुलर चुनाव में, कि क्या चेहरा पहले भी उतारा जा सकता था? क्यों आखिर इतने टाइम तक वेट किया? क्या कारण रहा होगा? लेकिन अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो यही बात देर आए दुरुस्त आए में बदल जाएगी और पार्टी उसकी कोशिश भी करेगी। बीजेपी दरअसल जो अपने आप को कहती है संगठन निष्ठ या कार्यकर्ता कैडर बेस्ड आदमी है यहाँ पर, तो कैडर बेस्ड संगठन होने के नाते पार्टी को पता है कि उसका टारगेट वोट क्या है, किन लोगों को उनको टच करना है, और बीजेपी का कार्यकर्ता लगातार सक्रिय रहा है। ये बात सही है कि चेहरा आज आया है, लेकिन इससे पहले संगठन हमेशा लोगों के बीच में काम करता रहता है। कांग्रेस का संगठन भी ऐसी ही बात कहता है और वो भी कमोबेश कोशिश करते हैं, लेकिन जिसकी ज्यादा व्यापक पकड़ होती है, जिसको जनता के बीच में लगातार जुड़ाव का सिलसिला रहता है, ऐसे व्यक्ति के जीतने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अब अगर देख लिया जाए तो जब कंवरलाल मीणा की अयोग्यता की बात आई थी, जब कोर्ट में उनको सजा सुना दी गई थी, उसके बाद ये आया कि उनकी सदस्यता पर गाज गिर सकती है, तभी से प्रमोद जैन भाया सक्रिय हुए थे। लेकिन केवल प्रमोद जैन भाया ही नहीं, दूसरे चेहरे भी तभी से सक्रिय थे। आपको ध्यान होगा जो विनोद मीणा की गतिविधियां हैं वो भी अलग अलग समय पर रही, और वो भी उस संदर्भ में रही कि आपको अगर चुनाव लड़ना पड़ता है, नरेश मीणा की गतिविधियां तो ठीक है। बहुत शुक्रिया शशि आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर से ब्रजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। शुक्रिया ब्रजेश आपका भी। आगे बढ़ रहे हैं, फिलहाल कोटा से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर